निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे विफाकी बजट के हवाले से। पीडीएम की हुकूमत अपना दूसरा बजट कल देने के लिए जारी है। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया है, जिसमें ज़ाहिर है एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह, हर हुकूमतों की तरह, ख़ासतौर पर इसहाक डार के अपने हमेशा के कंडक्ट के मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ प्रोजेक्शन बहुत मुस्बत की कि आने वाला जो माली साल होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है और हुकूमत का इसमें विजन क्या है, हुकूमत का इसमें प्लान क्या है। साथ ही इसहाक डार साहब डेफिनेटली ये भी नहीं भूले बताना कि गुज़श्ता दौर हुकूमत जो कि इमरान खान का था उसमें क्या क्या मुआशी खामियाँ थी और कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स आए, जिसकी वजह से इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो इंतहाई अबतरी का और इंतहाई जो है वो ख़राब हो गई थी। जैसा पहले गुजारिश की कि पीडीएम की हुकूमत अपना दूसरा बजट देने के लिए चाह रही है और दूसरे वज़ीर ख़जाना के साथ पहला बजट मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया, दूसरा बजट अब इसहाक डार पेश करने चाह रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में कि जब मुल्क में इलेक्शन की बात हो रही है। इलेक्शन ईयर है, आने वाले विद इन फ्यू मंथ्स इलेक्शन में जाना पड़ेगा सियासी जमातों को। क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का इलेक्शन बजट होगा, अवाम दोस्त बजट होगा, आसान होगा, अवाम को कितना रिलीफ इसमें मिल सकता है और इस बजट के बाद IMF के प्लान की प्रोजेक्शन क्या होगी? क्या सेफली कहा जा सकता है कि IMF का प्लान इसके बाद हासिल करना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा, या कोई मिनी बजट दोबारा तो नहीं लाया जाना? ये वो अमूमी सवालात हैं जो हर बजट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट फिस्कल बजट, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है, पॉसिबल ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है, हुकूमत के गेन्स एंड लॉसेस क्या हो सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं अपकमिंग बजट के, और ख़ासतौर पे इकनॉमिक रिफॉर्म्स की हमेशा बात की जाती है। ख़ासतौर पे IMF इकनॉमिक रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। पाकिस्तान में ये किताबी हवालों से बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लगता है। आप जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स के साथ बात कर लें, जितनी तमाम बड़ी बड़ी सियासी जमातों, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स के मैनिफेस्टो अवाम को ये एक लॉलीपॉप देकर वो हुकूमत में आई हैं, लेकिन हुकूमत में आते ही लगता है कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स उनकी लीस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। ऐसी वजह इसकी वजह क्या होती है और इस बजट से व्हाट कैन अ कॉमन मैन एक्सपेक्ट? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मईशत हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। हारून शरीफ साहब मुल्क के एक और मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं। शब्बर ज़ैदी साहब साबिक चेयरमैन FPR रह चुके हैं, इमरान खान के साथ काम भी कर चुके हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, बहुत बड़े दाई हैं। तो इनसे जानते हैं कि जी इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से क्या होगा। और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं। सलमान शाह साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इसहाक डार साहब ने आज जो इकनॉमिक सर्वे पेश किया है, एंड गिवन दैट कि यू हैव वर्क विद इमरान खान का टेन्योर इन पंजाब में, वही हमें एक नॉर्मल रेटरिक जो हर सियासी जमात का, हर नए आने वाले वज़ीर ख़जाना का होता है कि जो उनसे पिछले वाली हुकूमतों ने सब कुछ ख़राब कर दिया और अब हम ठीक करने जाएंगे। तो जो इकनॉमिक सर्वे आज इसहाक डार साहब ने प्रेजेंट किया है, इसका किस तरह पोस्टमार्टम करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो सिचुएशन है इस साल जी, वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जी, और बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकती। सो आई थिंक एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनका जो एड्रेस मैं देख रहा था उसमें कोई किसी किस्म की अर्जेंसी मुझे नज़र नहीं आई, किसी अच्छा, किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मुझे नज़र नहीं आई ठीक, कि क्या इश्यूज के ऊपर कोई फोकस नहीं था। जैसे आपने कहा कि वो पूरी अपनी 2013 से लेके जी, आगे जी, तक का वो बिल्कुल, जर्नी बिल्कुल। अपने बताते रहे तो और कैसे सलमान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट, ये कमाल बड़ा कर इंटरेस्टिंग दिया। पॉइंट आपने रेस किया है। जब मैं सुन रही थी इसहाक डार साहब को तो यही चीज़ मेरे जहन में फ्लोट हो रही थी, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, कि क्या PMLN 2023 के इलेक्शन में जाएगी 2013 की परफॉर्मेंस की बेस पे?
देखिए, ऐसे लगता है कि वो 10 साल पहले की दुनिया जी, में अभी तक गुम है, वहाँ से निकले एब्सोल्युटली, नहीं हैं। एब्सोल्युटली, और इट सीम्स सो। अभी जो हमें इंडिकेशंस आ रही हैं, आईएमएफ से भी अभी पिछले दिनों आई है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त मेरे ख्याल में बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये बजट आईएमएफ के जो लिमिट्स हैं उसके दरमियान बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक। सो पहला स्टेप तो ये है कि आईएमएफ ने इस बजट को बड़ी क्लोजली देखना है, और अगर उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी जो हम चाहते हैं, और जी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो प्राइमरी डेफिसिट होगी। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि जो भी आपने अखराजात करने हैं वो आपने अपने टैक्स रेवेन्यू से पूरे करने हैं। ठीक। और अगर आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रोजेक्शंस वो अभी पूरी तरह बजट में आएंगी, मुझे लगता है कि 9.2 बिलियन की ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन एक्सपेंडिचर साइड तो बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है। तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का तो डेवलपमेंट बजट डाल दिया है, और फिर पता नहीं किस किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम हैं और एमएनएज एमपीएस के प्रोग्राम्स हैं। वो बिजनेस एज यूजुअल वाले बजट बना रहे हैं हम। ठीक। हालांकि ये बजट तो आईएमएफ के मुताबिक तो प्राइमरी डेफिसिट नहीं होना चाहिए, प्राइमरी सरप्लस वो मांग रहे हैं। राइट। सो वो चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी इस बजट में। और अगर आपने ये बजट ऐसा बनाया कि आईएमएफ की अप्रूवल नहीं होती और उसके नतीजे में 9th रिव्यू और 10th रिव्यू के जो आपको होने हैं कंक्लूजन वो नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में जो बेयकीनी का बुखार है कि इस वक्त जैसे एक आम बंदे को थर्मामीटर लगाते हैं और आपको पता लगे कि 105 बुखार है, तो वो फिर एक इमीडिएट एफर्ट होती है कि इस बुखार को नीचे लाया जाए, नहीं तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरह हमारा बेयकीनी का बुखार इस वक्त जानलेवा है, और ये बेयकीनी का जो बुखार है इसको नीचे करना बहुत ज़रूरी है, और उसका पहला कदम आईएमएफ प्रोग्राम है। आईएमएफ प्रोग्राम अगर आप नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आप एक रोड मैप नहीं तसल्ली बख्श दे सकते, तो इंटरनेशनल जो हमारा स्टैंडिंग है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई आपको लैंड नहीं करेगा, जो आईएमएफ नहीं करेगा तो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको हाथ नहीं लगाएंगी। चीन जो है, जो बहुत बड़ा हमारा जिसने कर्जे हमें दिए हुए हैं, उसके साथ अभी तक हमें कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया कि वो कैसे उन कर्ज़ों को हम रीशेड्यूल करेंगे या आगे पीछे करेंगे। कमर्शियल बैंक्स के साथ हमारे लोन्स हैं, फिर 2024 में हमारा बॉन्ड ड्यू है। सो ये सारी चीज़ें ऐसे तो बिजनेस एज यूजुअल के साथ तो हो ही नहीं सकती। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अभी भी बजट को एज एन इलेक्शन बजट पेश किया जा रहा है, और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओके, ठीक है। सलमान शाह साहब को ज़्यादा होपफुल नहीं है सागटा की परफॉर्मेंस से, पीएमएनएन की परफॉर्मेंस से, और ये इलेक्शन बजट अगर प्रेजेंट होता है तो सलमान शाह साहब के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। शब्बीर ज़ैदी साहब, व्हाट वुड बी योर टेक जो आज इसाक डार साहब ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो मैंने पिछले 2 साल से अपनी पोजीशन पाकिस्तान की मायशी सूरत हाल के बारे में एक ज़रा बराबर चेंज नहीं की, और मैं आगे भी कोई तब्दीली नहीं देख रहा हूँ। अब ये जो आप लोग बात करते हैं कि इलेक्शन बजट और नॉन इलेक्शन बजट और ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती, ये अल्फाज हैं सिर्फ। जो पाकिस्तान की फिस्कल हालात हैं और जो करंट अकाउंट के हालात हैं, इसमें जो सलमान शाह साहब अभी कह रहे थे कि फेटल होगा, मैं सिर्फ सलमान शाह साहब से और आपसे ये सवाल करता हूँ कि फेटल की डेफिनेशन क्या है? मतलब आप कहते हैं ना कि किसी मुल्क की मईशत तबाह हो गई, तो तबाही का इंडिकेटर क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि तबाही उस वक्त आती है जब आग लग जाए? तो आज कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसके बेस पर आप ये कहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह नहीं हो चुकी?
लेकिन इसहाक डार साहब तो इसका सारा ओनर, डार साहब तो इसका सारा ओनर्स डाल रहे हैं लास्ट टेन्योर। साहब मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरे सामने उनका जिक्र नहीं करे। बेसिकली मेरी बात सुननी है तो आप मेरी बात सुन लें, अगर आपने उनकी बात के बारे में बात करनी है तो फिर आप किसी और से कर लें, ठीक है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट टॉकिंग अबाउट इट। नहीं, लेकिन मैं आपसे सवाल तो करना ना, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे सवाल कर रही हूँ ना आपसे। नहीं, मैंने आपको ही बताया गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कोई ढकी छपी तो नहीं है ना, मतलब कोई चीज आपके सामने है ना। आज बिजनेस रिकॉर्डर की हेडिंग पढ़ लें, बिजनेस रिकॉर्डर की हेडिंग में लिखा है द पीडीएम गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन मीटिंग एनी टारगेट फॉर दिस ईयर, हेडिंग है। तो अब मैं आपसे बारी बारी बताऊं कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसका कोई फायदा है? तो ये हम अपना थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम उस टाइम को ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट सर्विस कॉस्ट है वो आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बढ़ जाएगा। मतलब जो हमारा रेवेन्यू आएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो उस रेवेन्यू जो 9,200 आएगा, अगर 9,200 का 48% लगाएं तो वो तकरीबन 6,000 से कम बनता है। उससे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट सर्विस कॉस्ट होगा। तो आप मुझे बताएं कि दुनिया के कितने ऐसे मुल्क हैं जिनमें ऐसी पोजीशन है? अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आप वो आज का बयान है ईस्टर पेरेस का, IMF वाली खातून का, कि हमें $6 बिलियन की अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिली है, ठीक है? उन्होंने आज बयान दिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो आप $6 बिलियन की जो जून से पहले कमिटमेंट है वो आप पूरी नहीं कर रहे, आप $25 बिलियन आगे देना है। तो हम इन लोगों की क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रही है इन लोगों के बारे में बात करने की? पाकिस्तान की रियासत को बचाने की बात करें इन हालात में। हाँ, लेकिन रियासत को बचाने की जिम्मेदारी हुकूमत पे आएगी ना, और हुकूमत की जिम्मेदारी ज़ाहिर है काबीना के ऊपर आयद होगी। तो काबीना अगर दुरुस्त काम नहीं कर रही या वज़ीर ख़जाना दुरुस्त काम नहीं कर रहे तो ही सवाल करूंगी ना शब्बर साहब आपसे। तो अगर हुकूमत ने करना होता तो उनका जो बिल्कुल सही डार साहब कह रहे हैं ना कि उसकी रिफ्लेक्शन आती ना कहीं। हाँ। उसकी तो रिफ्लेक्शन कहीं आती ना कि आप ये देखते कि जी बचाना है हुकूमत को, इस स्टेट को बचाना है। तो अब ये जो बात करते हैं कि स्टेट को बचाना है और जो लोग आज स्टेट की सलामती की बातें कर रहे हैं उनको क्या ये चीज नजर नहीं आ रही कि स्टेट की सलामती खतरे में है? क्या 40% महंगाई और रिडक्शन इन रोजगार के साथ और इस डॉलर के रेट के साथ आप पाकिस्तान में लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं? 2,200 रुपए का 10 किलो का थैला है और हम पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बोले जा रहे हैं कि ये हो जाएगा तो अच्छा, ये हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली शब्बर साहब, इंटरेस्टिंगली डार साहब तो आज डॉलर के रेट को भी डिफेंड कर रहे थे, बावजूद इसके कि जब आए थे। मेरी बात फिर सुने ना, मेरी अगलीता फिर मेरी बात सुनो। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, मैंने 2 महीने से ये फैसला किया है कि मैं उनके बारे में बात नहीं करता। हाँ। ठीक है, तो मैं नहीं करता ना, मेरा एक फैसला है कि यार मैं अपना टाइम क्यों जाया करूँ, ठीक है ना? तो मैं पर्सनली बात नहीं करता, मैं सिर्फ बात ये करता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे गौर से सुन रही हैं, और यही पैनल था पता नहीं किसी और टीवी पर चैनल पर जिसमें सलमान शाह साहब भी थे, हारून साहब भी थे और शायद सुलहरी साहब भी थे, हम सारे थे। उस वक्त मैं नेगेटिव था और ये तीनों पॉजिटिव थे शायद कंपैरेटिवली। अब हो सकता है आज भी ये पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव उस वक्त भी था, आज भी नेगेटिव हूँ। डेविड का मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूँ, मैं रियलिस्टिकली ये बताना चाह रहा हूँ आपको फरीदा कि ये रियासत जिस तरह चलाई जा रही है ये चल नहीं सकती। अब आपको इकोनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी के कोई हालात नजर नहीं आते, या आप समझते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो सकता है? बिफोर आई गो टू हारून साहब एंड आदिल साहब, कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना जी, प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना। हमने कल ये कहा कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, ठीक है, कहा कल हमने, और उसके बाद बयान आ गया दुकानदारों के हम नहीं बंद करेंगे, ठीक है। हमारे किसी बंदे ने शटअप कॉल दी कि यार आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि हम लोगों को सही बात बताएं। क्या हमारी प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रोटी मिल जाए? अब एक आदमी बैठा हुआ ये कह रहा है कि डॉलर जो है 45 रुपए ओवर स्टेटेड है, ठीक है, फिर मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो वो गलत कह रहे हैं, डॉलर 60 रुपए ओवर स्टेटेड है, मैं तो उनकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मैं कराची की मार्केट में बैठा हूँ। मगर मेरा सवाल ये है कि एक तो रियलिटी होती है ना, और एक थ्योरी होती है। थ्योरी में तो आप कहते रहेगा जी 200 ओवर स्टेटेड है,
मगर सवाल ये कि रियलिटी तो रियलिटी है ना। दुरुस्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त शब्बर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं 100% आप। लेकिन जब मैं अगले क्वेश्चन में आपकी तरफ आऊंगी तो आप हमेशा से आपने कहा जी मैं नेगेटिव रहा हूं एक लास्ट प्रोग्राम में कहीं पे गुफ्तगू, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी का प्रचार करते थे और आपको हमेशा यू हैव ऑलवेज बीन ऑप्टिमिस्टिक स्पेशली व्हेन इट केम टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मैं आपके पास आऊंगी तो मैं उस हवाले से जरूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। बट नाउ कमिंग टू यू हारून शरीफ साहब, क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौशी मसला इस वक्त दुकानें रात को 8 बजे बंद करवाना है? और अगर दुकानें रात को 8 बजे बंद हो जाती हैं तो क्या पाकिस्तान के सारे मौशी मसाइल हल हो जाएंगे? क्या मईशत का पहिया दौड़ना शुरू कर देगा? क्या IMF का प्लान मिल जाएगा या द प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स अकॉर्डिंग टू यू? हारून शरीफ साहब। जी गरीदा, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहूँगा। देखिए, इस वक्त जो एक मुझे सिंपैथी भी है बजट बनाने वालों से, हमें एक तो डिनायल से निकल के, जैसे मेरे कॉलीग्स ने कहा, हकीकत पसंदाना चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसमें पहली हकीकत ये है कि हमारी ग्रोथ तकरीबन ना होने के बराबर है। हमारी जो है इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। एशिया के अंदर जो ग्रोथ है उसका रिवाइवल शुरू हो गया है। तकरीबन एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 4.8%। हमारी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड हमने प्रोजेक्ट की है उससे कम है। हमारी जो 40% आबादी गुर्बत से नीचे है उसको हमें संभाला देने की ज़रूरत है। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, देखें इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट की फेज़ में है मईशत, और रेड लाइंस बड़ी क्लियर हैं। हमारी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो पूरी दुनिया क्वेश्चन कर रही है कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल कि आप इसको रीशेड्यूल करें या आप इन्वेस्टमेंट से स्वैप करें। अब इस सूरत हाल के अंदर कौम को एतमाद में लेने के लिए आपके सवाल के जवाब में हुकूमत को एक गैर मामूली सूरत हाल कौम को बतानी चाहिए और कुछ गैर मामूली इकदामात अनाउंस करने चाहिए। क्योंकि ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसको हॉल्ट करने के लिए कुछ तो मईशत के ढांचे में तब्दीली करनी पड़ेगी। कुछ जो पेटनेज पे सेक्टर चाह रहे हैं बंद करने पड़ेंगे। कुछ जो हमारी, जैसे आपने एनर्जी की बात की है, उसमें फजूल खर्चियों को रोकना पड़ेगा, ना सिर्फ मार्केट्स में बल्कि हमें कुछ जो गाड़ियां हमारी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कार पूलिंग होती है, सड़कें, सबको हमें प्लान्स देने पड़ेंगे ताकि हुकूमत। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि हुकूमत के पास 3 माह है। ऐसी हुकूमत जिसके पास 3 से 4 माह हो, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स कैसे टेबल पे रखेगी, कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? इसका ताल्लुक IMF प्रोग्राम से भी है। मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि IMF प्रोग्राम जो अभी चल रहा है EFF, वो तो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। अब फिजिकली ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इसके रिव्यू भी कंप्लीट कर लें अगले 20 दिन में और बोर्ड से भी अप्रूव हो जाए और आगे चला जाए। इस वक्त IMF जो है वो देख रहा है कि हमने एक पाकिस्तान को ज़रूरत है, अगला प्रोग्राम कैसे करना है, और उसके लिए बजट के लिए उनकी जो गाइडलाइंस हैं, फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं कि बजट का जो डेफिसिट है आपका वो 4 से 5% पे होना चाहिए आइडियली। हमारा जो टारगेट है वो 7% से ऊपर है। इसी तरह जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करके इंपोर्ट को 29% घटा के उसको ठीक किया है, जो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें इंपोर्ट होंगी तो पहिया चलेगा। तो अर्ज में ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल था और मेरी उम्मीद भी है कि हमें कुछ स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनाउंसमेंट्स चाहिए। अगर हम लोगों से यही कहेंगे कि आप फिक्र नहीं करें, हमने संभाल लिया है, IMF भी आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा, बॉन्ड भी आ जाएगा, दोस्त ममालिक भी आ जाएंगे, पिछले सालों का तजुर्बा ये कहता है कि पाकिस्तान अब वो मदद हासिल करने में नाकाम रहा है। और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह हमारी कॉम्पिटेंस है, लेकिन बड़ी वजह यह भी है कि हम हमेशा जियोपॉलिटिकल पोजीशन को यूज करके मदद लेते रहे हैं। अब वो मदद अवेलेबल नहीं है। हमें अपने पांव पे अगर खड़े होना है, ड्रास्टिकली खर्चे कम करने हैं और हमें जो रेवेन्यू लाना है वो नॉन टैक्स की तरफ जाना है, क्योंकि तकरीबन 0% जो या 0.29% ग्रोथ के ऊपर तो रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं हो पाएंगे। कर्ज हम मजीद ले नहीं सकते। तो आई थिंक ये एक फैक्चुअल सूरत हाल है। ममालिक पे मुश्किल वक्त आता है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ मुश्किल फैसले अनाउंस करने चाहिए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस बिल में करें, क्योंकि उसके बगैर दुनिया हम पे एतबार नहीं करेगी।
हारून साहब, आप हमेशा बहुत खूबसूरत, बहुत टू द पॉइंट बातें करते हैं। आपके इस जवाब में बहुत से पॉइंटर्स कुछ ऐसे सामने आए हैं जो आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने की बात की है, स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजरमेंट्स वगैरह वगैरह। इस पर आगे चल के आपसे मैं ज़रूर कुछ डिस्क्रिप्शन मजीद चाहूँगी, बट डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलहरी साहब का मैं जवाब लूँगी, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ कमिंग टू यू डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलहरी साहब। इसहाक डार साहब ने आज 5 E's की बात की और कहा कि जो 2013 में 2016 में हम लोगों ने 3 E's का कंसेप्ट मुतारिफ करवाया था, नाउ वी हैव कम अप विद 5 E's, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी है, एनर्जी भी है, एम्पावरमेंट भी शामिल है, एनवायरनमेंट भी शामिल है। तो क्या ये इतनी हेफ्टी, इतनी लॉफ्टी टर्म्स यूज़ कर करके इसहाक डार साहब, हुकूमत, PDM की हुकूमत मईशत ठीक कर लेगी? देखिए, थोड़ा सा हमें जो बाकी साथियों ने बात की, मैं वहाँ से आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ वो तो सबको पता था, और शायद इससे मज़ीद नेगेटिव नंबर जो हैं वो होते अगर लाइफ स्टॉक जो है उसमें बेपना ग्रोथ ना हो चुकी होती पूरे साल जो दिखाई गई है, वरना अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव ग्रोथ जो है उसकी तरफ जा रहे थे। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन तो ये थी कि वो IMF के वो खैर बात कहती, और कल जो बजट आने जा रहा है वो एक भरपूर किस्म के रिलीफ से भरपूर एक जो है प्री इलेक्शन बजट होता है, जैसा कि 2018 में 6ठा बजट दिया था PMLN ने। इलेक्शन में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जीत गए तो देखा जाएगा, वरना आने वाली हुकूमत जो है वो संभाल रही होती। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये थी कि हुकूमत जो है वो इतना प्री इलेक्शन बजट ना दे, IMF के साथ एंगेज रहे, ऑप्शन में बजट बनाए जो कि काफ़ी हद तक रियलिस्टिक हो, या जिसमें कम से कम एक हाथ दे दूसरे हाथ से वापस ले वाला मामला हो। पेट्रोल की कीमतें 5-10 रुपए कम हो गई, गैस की कीमतें जो है वो 50% बढ़ गई, ताकि आने वाली हुकूमत को IMF के साथ एंगेज होना जो है वो मुश्किल ना लगे। अब 9 मई के हालात के बाद ये नज़र आ रहा है कि PTI एज ए पार्टी जिस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुई है वो तो फेडरल हुकूमत का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अगर वो नहीं बन पाएगी तो इसका मतलब ये है कि PDM में शामिल कोई जमात या तमाम जमातें या चंद जमातें जो हैं वो अगली कोलिशन गवर्नमेंट, और मैं कोलिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई डोंट सी कि कोई 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रहा होगा, तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनाए। अब अगर PDM ने ही या इन जमातों ने ही कोलिशन गवर्नमेंट में आना है तो फिर डेफिनेटली वो चाह रहे होंगे कि IMF को नाराज ना किया जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना पहुंचा जाए, कोई ऐसी कमिटमेंट ब्लेटेंट ना की जाए जिसको कि इलेक्शन के बाद आते ही उनको नंबर्स को चेंज करना पड़े, जैसे कि इस साल का बजट जो है हम देख चुके हैं। रवा माली साल का बजट 3 दफ़ा उसमें रिवीजन जो है वो हुई। तो एक तो ये कि कल का बजट जो होगा वो मेरे नज़दीक काफ़ी हद तक रियलिस्टिक होगा, या उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो नहीं होंगे। दूसरा ये कि जो नंबर्स कल प्रेजेंट हो रहे होंगे वो सारे के सारे चेंज होंगे, क्योंकि सूबे जो हैं वो अपना बजट दे रहे होंगे, पंजाब और KP सिर्फ 4 महीने के लिए। तो वो जो अजम्पशन होती है सूबाई प्रोविंशियल सरप्लस या जो सूबों की ग्रांट, वो सारी अजम्पशन चेंज हो जाएंगी जब सूबे अपना रिवाइज बजट देंगे। और IMF के पास जाना हुकूमत की पहली तरजीह होगा। अगर ना होता तो वो आज अभी तक उससे एंगेजमेंट में ना रह रहे होते, जिसका मतलब ये होगा कि अगला प्रोग्राम जो है वो पहले से ज़्यादा हार्श होगा। अब इस सारे तनाज़ुर में इतनी लंबी तमीद बांधने का मतलब ये था कि उसमें जो 5 E's जो है ये एक आपको ब्रॉडर गाइडलाइन का काम तो ये कर सकते हैं डेफिनेटली। एनर्जी जो है, एनर्जी में पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है। अगर हम रशिया से इंपोर्ट करते रहते हैं और अंडर सैंक्शन रशिया जो है वो सस्ता क्रूड देता है जो कि मार्केट से $25-30 पर बैरल सस्ता हो, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा आपके पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। यंगस्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में शायद कुछ कर सके। लेकिन जो सवाल पैदा होता है, जिसकी तरफ शबर साहब ने भी इशारा किया, सलमान साहब ने भी और हारून साहब ने भी, कि वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, अगली हुकूमत जो है उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए बगैर या एटलीस्ट उनको शुरू किए बगैर आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं होगा। ये इस प्रोग्राम की जितनी अनफुलफिल्ड कमिटमेंट है वो सारी प्रायर कंडीशन बन जाएंगी अगले प्रोग्राम में। तो एक सर्टेनिटी तो ये नजर आ रही है कि अगली हुकूमत जो है वो किसकी होगी।
दूसरी सर्टेनिटी ये नज़र आ रही है कि IMF में जाना है, और तीसरी सर्टेनिटी ये नज़र आ रही है कि कल एक जो प्रेस रिलीज आई है उससे शायद जो आपके इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है उनको भी थोड़ा सा समझने में ये हिंट जो है उनको मिल चुका होगा, ये वो समझ चुके होंगे कि किस हुकूमत के साथ उनको या किन पार्टीज के साथ आगे बातचीत आगे लेके चलानी है। तो इस बेसिस पे अब हमें अगले माली साल को या अगली हुकूमत जो है उसको अनफोल्ड होते हुए हम देख रहे होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर आबिद साहब, आपके पास दोबारा भी वापस मैं हाजिर होंगी। सलमान शाह साहब, इस बजट के बाद IMF के पास जाना, IMF का प्लान हासिल करना कितना फिजिबल, कितना आसान, कितना सहूलतमंद हो सकता है, गिवन दैट जो डॉक्टर आबिद साहब ने एक इशारा किया है कि रशिया से जो क्रूड ऑयल के मामलात है या रशिया के साथ जो पाकिस्तान की ट्रेड है, अमेरिका की नाराज़गी फैक्टर हो सकती है और अमेरिका की नाराज़गी IMF के प्लान को हासिल करने में भी रुकावट हो सकती है। सलमान शाह साहब, व्हाट वुड बी योर टेक ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो अफेक्टिंग पाकिस्तान's IMF बेल आउट प्लान? देखें, एक तो ये है कि ये जो आपने 5 E's की बात की, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान को एक कैपिटल S चाहिए, एंड दैट इज़ फॉर स्टेबिलिटी। अनटिल एंड अनलेस हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करते तो बाकी E, G's एंड F's वो काम नहीं करेंगी, एंड दे आर जस्ट रेड हेरिंग्स, जस्ट स्लोगन्स। सो नंबर 1 आपको स्टेबिलिटी चाहिए उसके लिए, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त आप देखें, मैंने बात की कि पाकिस्तान का बेयकीनी का बुखार जो है वो मेजर होता है पाकिस्तान के रिस्क प्रीमियम से। इस वक्त पाकिस्तान का जो बॉन्ड्स पे रिस्क प्रीमियम है वो तकरीबन 100% है, और आपको हैरत होगी कि श्रीलंका के बॉन्ड्स की जो इस वक्त रिस्क प्रीमियम है वो 20% भी नहीं है, 20% से भी कम है। सो आप ये देख सकते हैं कि IMF श्रीलंका जिसने डिफ़ॉल्ट करके IMF प्रोग्राम लिया है उसकी अब उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान जिसने अभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया उसका रिस्क प्रीमियम 100% है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये मतलब इसको कम करना फाइनेंस मिनिस्टर का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये कैसे कम होगा। ठीक, उसको कम करने का एक ही तरीका है, वो है कि आपने IMF के साथ मिल के आगे चलना है। IMF के साथ आपने स्टेबिलिटी के प्रोग्राम्स करने हैं। डेट की जो बात हम करते हैं वो IMF के बगैर आप डेट को ना तो आप रीशेड्यूल कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर तो दूर की बात है, आपको बहुत पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। और इस वक्त आपके तमाम पार्टनर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स हों या आपके दोस्त ममालिक हों, सब के सब कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करें। ये पॉलिटिक्स नहीं चल सकती अगर आप एक गवर्नमेंट बना लेंगे जो काम ही नहीं कर सकती, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है पूरे मुल्क का, वो स्टेबिलिटी नहीं ला सकती। लेकिन I think हमें बड़े हार्ड फैसले करने पड़ेंगे। जो डॉक्टर आबिद साहब ने कहा कि कल की जो प्रेस रिलीज आई उसके बाद जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासतौर पे जो आपके लेंडर एंड डोनर कंट्रीज हैं, उनको कम से कम अंदाजा हो गया होगा कि नेक्स्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्शन क्या है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको किसी से गर्ज नहीं है कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। वो तो सिर्फ प्रोसेस देखते हैं कि आपके मुल्क में एक प्रोसेस ठीक है, ठीक, स्टेबल प्रोसेस, आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, आपके कोर्ट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं या नहीं है। इन्वेस्टर जो है उसने बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी होती है ना। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो भी इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान के अंदर ही का सारा अपना काम करना है ना। तो वो उसके लिए आपको बड़े पुख्ता अदारे चाहिए, आपको पुख्ता सिस्टम्स चाहिए, और हमें एज अ नेशन देखना पड़ेगा कि हम ये स्टॉप गैप मेजर्स से आगे नहीं चल सकते। ठीक, हमारे पास ऑप्शन अब एक ही है मेरे ख्याल में, और वो ये है कि हम IMF के साथ सीरियसली काम करें और आगे चलने का रोड मैप कंप्लीट दें, और उसमें पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए, सोशल स्टेबिलिटी भी आए, और फिर हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास कर्जे इतने ज़्यादा हैं
कि वो हम कभी उनमें से निकल ही नहीं सकते, और अगर उसमें हम खुदा ना खास्ता उनमें हमने कोई कोताही कर दी तो फिर ये जो इस वक्त आप सप्लाई चेन्स देख रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगी। ट्रैवल तो सबसे पहले बंद होगा, आपके जहाज़ जो हैं वो बंद हो जाएंगे, फॉरेन एयरलाइंस यहाँ पे नहीं आएंगी क्योंकि उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे, और आप एक इम्प्लोड कर जाएंगे। ये आई थिंक इस वक्त मामला जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, और ये आप कोई पैच वर्क से काम नहीं कर सकते। सो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स ये सारों को इकट्ठा सॉल्व करना है, ये वन बाय वन होना ज़रा मुश्किल काम है। राइट, डॉक्टर सलमान शाह साहब बड़ी ज़बरदस्त बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं, साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी दे रहे हैं बिटवीन द लाइंस। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है जी, उसके बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज ज़ैदी साहब, कमिंग टू यू सर, और आपसे मुझे चाहिए कि चंद ऐसी कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि कम से कम अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म अडॉप्ट की जा सकती हैं जिससे कम से कम एक स्लाइटली टर्न अराउंड इकोनॉमिक रिवाइवल का मुमकिन हो सकेगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो सलमान शाह साहब ने अंडर द टोन कह दी है। मैं ये नहीं समझता कि कोई भी ऐसा रिफॉर्म मैं इंडिकेट कर सकता हूँ आपको अगले 6 महीने में जो पाकिस्तान की प्रेजेंट माशी सिचुएशन को चेंज कर सके, तो मैं कोई गलत बात करना नहीं चाहता। मगर मैं ये बात भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट सेटअप है पाकिस्तान का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो FBR का, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सेटल हो चुका है, जो हमारे डेट सिस्टम है, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है, इसके साथ ये स्टेट चल नहीं सकती। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बात मैं तो खुल के कहता हूँ और सलमान शाह साहब थोड़ा डर के कहते हैं कि एयरलाइन बंद हो जाएगी, सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही तो मैं कैसे ये आपको कह दूं कि हाँ जी ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मैं तो अकाउंटेंट हूँ, थोड़ा नालायक सा आदमी हूँ, मैं तो फिगर्स बात मिलाता हूँ कि ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। तो मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने IMF की रिपोर्ट जो उन्होंने 22 मई 2022 को दी थी उसको भी गौर से नहीं पढ़ा है। उसमें जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी थी इनफ्लो और आउटफ्लो की कि पाकिस्तान में कितने डॉलर आएंगे और कितने डॉलर जाएंगे, उनमें हर साल में $10 बिलियन की FDI शामिल है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। अब आप मुझे बता दें गरीदा फारूकी साहिबा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान में 23, 24, 25, 26 में $10 बिलियन की FDI आएगी with the dollar with the 300 rupees of the dollar? मैं इस कंट्री में सबसे बड़ा एडवाइजर हूँ फॉरेन इंडस्ट्रीज का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पहले तो ये एक्सेप्ट करें गरीदा, पहले ये एक्सेप्ट करें, मुझे भी खुशी नहीं होती बात करके, मगर पहले ये एक्सेप्ट करें कि ये माशी निज़ाम नाकाम हो चुका है। ठीक, ये बैठ के इकोनॉमिक सर्वे देना और ये करना कि मैंने 13 में ये किया था, 14 में मैंने ये किया था। इसाक डार साहब को शायद ये याद नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट 2018 में हुआ था, और आज भी सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $18 बिलियन का, वो 2018 का था। तो ये मतलब बिला वजह की बातें, आप लोग भी हिस्ट्री को नहीं प्रॉपर्ली देखते, बातें करते रहते हैं। आगे आपको रियलिटी के सामने और मैं मतलब ये इस पे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ हिम्मत करके सच बोलने की कोई बात नहीं कर रहा है कि यार हिम्मत करो कि नहीं चल रहा, मुल्क तो नहीं चल रहा, तो हम नहीं चलाना है ना आगे। मगर अगर जब ये कहते हैं कि हाँ चल रहा है, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा,
ये कर लेंगे। मेरे आप सारे इंटरव्यू देख लें पिछले 1 साल के, मैंने ये कह रहा था भाई ये नहीं चल रहा है, इनके बस का काम नहीं है, मगर हम ये यूँ कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर इसको ABC को D कर देंगे, D को A कर देंगे। ये सारी बेकार की बातें हैं। ये नहीं चल रहा मुल्क, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट 30 से आगे नहीं बढ़ रही है फॉर द लास्ट 5 ईयर, उसकी वजह देखें ना, क्यों नहीं बढ़ रही है। ये तो नहीं है ना कि हम सारे पागल हैं, हम भी तो आखिर इस दुनिया में बैठे हैं, पता है ना कि क्या किस्सा है, हम जानते हैं ना। तो अच्छा सवाल ये है कि क्या कोई इसको सही करना चाहता है? सही सवाल ये है। देखो खरीदा बात बड़ी सिंपल सी है। देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल आपसे आज साफ बात कर रहा हूँ। एक सियासतदान है इस मुल्क में और एक एस्टेब्लिशमेंट है, दो ही लोग है ना जी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर। आवाम तो साइड पे बैठी है ना बेचारी, ठीक है। मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि क्या सियासतदानों के पास बिल नहीं है, ना उनकी कोई ख्वाहिश है, और एस्टेब्लिशमेंट को मेरे हिसाब से इदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो जब ये दोनों जो लोग पाकिस्तान की तब्दीली ला सकते हैं, जब उनको इदराक ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को इदराक ही नहीं है, इस वक्त मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि उनको इदराक ही नहीं है। मैं आज आपके प्रोग्राम में 8 मई को बैठा हूँ, आप मेरे पास मुझे मिल लीजिएगा 8 जुलाई को या 8 जून को, फिर आप मुझसे बात करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये और खराबी की तरफ जाएगा अगर ये प्रॉपर्ली इदराक नहीं किया गया। ये प्रॉपर्ली इदराक नहीं किया गया कि ये जो बकवास होती है ना, ये सारा दिन बैठ के इकोनॉमिक सर्वे और फिर ये GDP बढ़ गया, ये GDP गिर गया, ऐसे कंट्रीज के अंदर जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, जिसमें 50% की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये बहुत डिस्काउंट रेट को 21% कर दिया, फिर इसको 22% कर दिया, फिर ये सारी चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब चीजें हिसाब से चल रही हो। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपने रेस किया है शबर साहब, सॉरी टू कट यू देयर, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रह गया, तो मैं हारून साहब का कमेंट इस पर लास्ट जरूर लेना चाह रही हूँ। जो 50% अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी तरफ शबर जैदी साहब ने अभी भी पॉइंट आउट किया है, हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं। हारून साहब प्लीज़ योर टेक ऑन दिस, और जो चंद एक पॉइंटर्स आपके बहुत ज़बरदस्त थे कि डेथ सस्टेनेबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रक्चरल मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। हारून साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात जो दुनिया के बाकी ममालिक करते हैं, ये जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात हो रही है, जहाँ पे इसको इंसेंटिव दे के फॉर्मल में लाने की ज़रूरत है, ये एट ए टाइम्स गरीदा ब्लेसिंग भी है। ये सोचने की बात ये है कि ये इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी नहीं है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अगर आपको याद हो जब हम पे सैंक्शंस लगी थी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तो हमारी मार्केट्स इसी इकोनॉमी पे चलती रही थी। ये जो हमारा गरीब तबका है, ये अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी उसको काफ़ी हद तक सस्टेन कर रही है। तो इसके दोनों पहलू हैं। अब हम, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ट्रेडर्स हैं, बाकी लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, नेट में नहीं आते, हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। अब आइए 2-3 काम। देखिए नंबर 1 तो है कि ये डिबेट छोड़ देनी चाहिए कि IMF विद और विदाउट IMF, हमें IMF चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, लेकिन अभी उसके बगैर चारा नहीं है और प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम कैसे बनेगा? अगर एक हुकूमत के पास 3.5 माह है और उसके पास एक्सपर्टीज भी लिमिटेड है और उसकी तवज्जो इलेक्शन की तरफ है और फिर केयर टेकर के पास पावर ही नहीं है, तो अगले 6 माह के लिए मेरी राय ये है कि एक एक्सपर्ट्स का, खास तौर पे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया जाए जो IMF का नया प्रोग्राम डिजाइन करना शुरू करें, ताकि जब नई हुकूमत आए तो उनके पास एक ऑप्शंस का IMF से डिस्कस्ड पेपर पड़ा हो, ताकि पाकिस्तान वक्त ना जाया करे। मेरा नहीं ख्याल कि सियासी हुकूमत कर सकेगी। 1-2 रिफॉर्म्स दुनिया को सिग्नल देने के लिए ज़रूरत है। मुझे अभी भी नहीं समझ आता कि हम अपना कोई भी एसेट को क्यों नहीं बेच पाते। कम से कम एक चीज़ को तो आप बेच दीजिए। एक रूजवेल्ट था, उसको भी हमने किराए पे दे दिया है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि दुनिया को बताएं कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिससे हमारा खसारा कम होगा और हम संजीदा हैं पुराने स्ट्रक्चर इकोनॉमी का जो चला आ रहा है उसको तोड़ने में। आई थिंक अगर सिग्नलिंग हो जाए, 1-2 इदारों में अच्छे प्रोफेशनल्स आ जाएं और सियासत से उनको डेलीगेट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान के
का एतमाद शायद फिर से बहाल शुरू हो जाए। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आबिद कयूम साहब, माजरत आपके साथ में आखिरी कमेंट के पास आपके पास तशरीफ नहीं ला सकी, लेकिन अब चूंकि बजट का ही सीजन है, बजट का ही मंथ है, बजट के ही वीक्स आगे चलते रहेंगे, तो और भी कल बजट प्रेजेंट होगा, उसके बाद फिर इस पर डिबेट जनरेट होगी, तो आप सबको दोबारा भी सहमत देंगे। हारून शरीफ साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, शहबाज ज़ैदी साहब एंड डॉक्टर आबिद कयूम सलारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। लेट्स सी कल इसहाक डार साहब PDM का दूसरा विफाकी बजट कैसे पेश करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत की ट्रैजेक्टरी, पाकिस्तान की मईशत की प्रोजेक्शन क्या होती है। अवाम दोस्त बजट होता है, इलेक्शन का बजट होता है, या IMF का बजट होता है। आज इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।